अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो तकरीबन आपका आखिरी लेक्चर है और इस लेक्चर में जो कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग है रहते हैं वो शायद मैं डिस्कस करूं। सबसे पहले इनिशियलाइजिंग अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद कंस्ट्रक्टर। आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट को आप डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेयर करते वक्त फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हैं स्टूडेंट एस, तो स्टूडेंट एस के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जब आप लिखते हैं स्टूडेंट एस ब्रैकेट में 5, तो वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल है। ब्रैकेट में लिखते हैं 5 कॉमा 2, टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल है। लेकिन ये है सिर्फ एक ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट एस के लिए ऐसा हो रहा है। अगर हमारे पास एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं स्टूडेंट एस 10, राइट। तो स्टूडेंट एस 10 के लिए अगर हम चाहें कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए, जो पहला ऑब्जेक्ट है एस 0, तो उसके लिए हम वैल्यू 5 असाइन करना चाहते हैं। और फिर जो दूसरा है एस 1 ऑब्जेक्ट है, उसको हम वैल्यू 6 असाइन करना चाहते हैं। तो वो हम कैसे करें? ठीक है, यूजिंग कंस्ट्रक्टर। तो उसके लिए ये कोड बना है। तो सबसे पहले हमारे पास है क्लास बिन। इसमें हमारे पास एक करेक्टर है नेम, एक इंटीजर वेरिएबल है पार्ट, और उसके बाद पब्लिक में है बिन कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और उसके बाद है बिन का वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जो कि सिर्फ इंटीजर रिसीव कर रहा है। उसके बाद है बिन का वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जो कि एक स्ट्रिंग या कैरेक्टर स्ट्रिंग रिसीव कर रहा है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कैरेक्टर एन ब्रैकेट, मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग रिसीव करने के लिए या आप लिखते हैं कैरेक्टर स्टार एन या एन ब्रैकेट्स। तो ये एक स्ट्रिंग को रिसीव करने का मेथड है, और उसी को जो जो रिसीव कर रहे हैं उसको आप साथ में डिस्प्ले भी कर सकते हैं। उसके बाद है बिन करेक्टर एन कामा इंटीजर। ये जो कंस्ट्रक्टर है बिन का, ये दो आर्गुमेंट रिसीव करेगा, एक स्ट्रिंग को और एक इंटीजर वैल्यू। तो जो स्ट्रिंग आप रिसीव करेंगे, तो हम चाहते हैं कि नेम जो हमारा प्राइवेट मेंबर है उसको एन की वैल्यू मिल जाए। तो आपको पता है, मैंने आपको बार बार बताया कि जब आप करेक्टर स्ट्रिंग यूज करते हैं तो आप नेम इज इक्वल टू एन नहीं लिख सकते। वो तब होगा जब आप इसको भी स्ट्रिंग रखें और नेम को भी स्ट्रिंग रखें, फिर आप नेम इज इक्वल टू एन। लेकिन अगर आपने स्ट्रिंग नहीं यूज किया, आप करेक्टर स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, तो फिर आपने स्ट्रिंग कॉपी बिल्ट इन फंक्शन यूज करना है। नेम कमा एन जो एन में है वो नेम में स्टोर हो जाएगा, और पार्ट को आप असाइन कर रहे हैं पी की वैल्यू। तो ये हमारे पास टोटल 3 किस्म के कंस्ट्रक्टर बन रहे हैं। एक कंस्ट्रक्टर जो है वो इंटीजर रिसीव कर रहा है, अगला स्ट्रिंग रिसीव कर रहा है, और उसके बाद वाला दो आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है, एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर, राइट। अब हम ऐसा करेंगे, हम बिन क्लास की एरे डिक्लेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल बिन एरे 1, और उसमें साइज रखा है 3, यानी कि एरे 0, एरे 1, एरे 2। और इसमें अगर हम हर एक के लिए वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहें इंटीजर वाला, और हर एक को हम अलग अलग वैल्यू असाइन करना चाहें, तो वो उसका सिंटैक्स होगा, हम लिखेंगे इक्वल टू ब्रेसेस ओपन 1 कामा 2 कामा 3 ब्रेसेस क्लोज। एरे 1 का जो जीरो इंडेक्स है, यानी कि जीरो इंडेक्स वाला जो ऑब्जेक्ट होगा, एरे 0 जो ऑब्जेक्ट है, तो उसको उसके इंटीजर पार्ट को, क्योंकि जो इंटीजर वाला है इंटीजर एन, राइट, उसके लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए। और ये एन आपकी मर्जी है कि आप एन के साथ क्या करना चाह रहे हैं, सी आउट करना चाह रहे हैं या आप उसको पार्ट वेरिएबल में असाइन करना चाह रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से होगा क्या, 1 2 3 की वजह से एरे 0 के लिए वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर एरे 1 के लिए वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और फिर एरे 2 के लिए वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। एरे 1 का जो वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो कौन सा होगा, इंटीजर वाला। एरे 0 के लिए भी यही कॉल होगा, एरे 1 के लिए भी इंटीजर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और एरे 2 के लिए भी इंटीजर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल। और अगर आप लिखेंगे एक और एरे, और उसका भी साइज 3 रखते हैं, लेकिन यहाँ पर आप इंटीजर वेरिएबल नहीं पास कर रहे, आप स्ट्रिंग्स पास कर रहे हैं, न्यू कामा नेम कामा सिस्टम, 3 डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं। एरे 0 के लिए न्यू, एरे 1 के लिए नेम, और एरे 3 के लिए, एरे 2 के लिए
सिस्टम। अब इनके लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? इनके लिए ये वाला जो वन आर्गुमेंट स्ट्रिंग को रिसीव करने वाला, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल, राइट। तो इसका मतलब है अगर आप n जो है ये नेम को असाइन करना चाहें इस कोड में, वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद एक और वेरिएबल एरे ली है, एरे 3, और उसमें अगर आप चेक करें 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं हर एक के लिए, और उसका मेथड क्या होगा? ब्रेसेस ओपन करेंगे, ब्रेसेस क्लोज और सेमीकोलन। उसके बाद हर एक के लिए अलग से ब्रेसेस ओपन, ब्रेसेस क्लोज, ब्रेसेस ओपन, ब्रेसेस। अब आपको अगर याद होगा ये सिंटैक्स हमने जब हमने पॉलीमॉर्फिज्म के लिए एरे लिया था, तो उसमें हमने न्यू के विकी वर्ड के साथ डिफरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल किए थे, ठीक है, एरे ऑफ पॉइंटर्स के लिए। तो वहां पर भी हमने सिंटैक्स यूज किया था, राइट। जो गेट लेटर ग्रेड फंक्शन था उसको कॉल किया था, गेट लेटर ग्रेड का जो ग्रेड एक्टिविटी क्लास था उसको, और फाइनल एग्जाम क्लास, ठीक है, पास फेल एक्टिविटी या फाइल फेल एग्जाम एक्टिविटी के नाम से, उनके लिए हमने अलग अलग से ये वाला सिंटैक्स यूज किया था, राइट। तो इसी तरह जिस तरह हमने पॉइंटर एरे के लिए यूज किया था, हम जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हैं एरे 0 1 2 उनके लिए भी हम ये वाला सिंटैक्स यूज करते हैं ताकि हम कंस्ट्रक्टर के जरिए उनको इनिशियलाइज कर सकें। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नेम कॉमा 5 न्यू 6 लेटर 8। तो एरे 0 के लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? 2 आर्गुमेंट्स वाला, ये जो सबसे लास्ट में बनाया है। कैरेक्टर स्ट्रिंग रिसीव करेगा और पी रिसीव करेगा। स्ट्रिंग जो है वो नेम को असाइन होगा और पी जो है वो पार्ट को असाइन होगा, राइट। तो ये एक मेथड है जो कि मैंने नहीं कराया था कि आप अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट को भी यूजिंग कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब मैंने आपको जो सबसे लास्ट क्वेश्चन दिया था बिन वाला, उसमें भी मैंने आपसे कहा था कि आपने बिन टाइप की एरे लेनी है, राइट। तो बिन टाइप की एरे लेने के बाद अगर आप चाहें कि बजाय इसके कि यूजर इंटर करे डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्ट, आप उसी वक्त जिस वक्त आप उसको डिक्लेयर करेंगे बिन एरे साइज 10 इज इक्वल टू, तो आप लिख सकते हैं ब्रेसेस ओपन, ब्रेसेस क्लोज, ब्रेसेस ओपन, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन वॉल्व कामा जितने पार्ट्स हैं, फिर अनदर डिस्क्रिप्शन जितने पार्ट्स, अनदर डिस्क्रिप्शन जितने पार्ट्स हैं, राइट। तो आप डू वाइल लूप के अंदर ये वाला काम भी कर सकते हैं कि बजाय इसके कि यूजर एंटर करे बार बार अलग अलग, यानी कि बार बार बिन को अगर दोबारा इनिशियलाइज करे, ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं। आप नहीं चाहते कि बार बार एंटर हो, यही वॉल है यही डिस्क्रिप्शन है, तो आप इसको कंस्ट्रक्टर के जरिए भी पहले से इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो उसका ये वाला मेथड है। तो आपने अगर कोड में नहीं यूज किया ये मेथड, तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं बजाय इसके कि आप यूजर से इनके लिए और सिंटैक्स क्या है ये आपके सामने ही है कि आप बिन क्लास की एरे लेंगे साइज 10 और नेम कॉमा 5 की जगह जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसमें जो पार्ट्स हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 3 है, आपके केस में टोटल 10 होंगे, और इसके लिए फिर आपने ये वाला कंस्ट्रक्टर भी आपने बना लेना है, राइट। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ थी जो कि मैंने नहीं बताई थी। और यहाँ पर अगर आपने डिस्प्ले करना है तो एरे, जिस एरे को डिस्प्ले करना है उसी एरे के लिए शो फंक्शन बनाए, तो उसकी वैल्यूज शो फंक्शन आपकी मर्जी कि हर एक के लिए शो फंक्शन में आप क्या लिखते हैं। एरे ऑफ 1 जीरो इंडेक्स डॉट शो, ठीक है, तो उसके उसमें आप क्या लिखते हैं। एरे ऑफ 2 के लिए अगर शो फंक्शन कॉल होगा उसमें आप क्या लिखते हैं, आपकी मर्जी। और ये एरे जो है आई डॉट शो, तो उसमें आप जो भी लिखेंगे तो वही शो फंक्शन जो है कॉल होगा उसी के अनुसार, ठीक है। तो इस तरह से आप एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट को यूजिंग कंस्ट्रक्टर आप इनिशियलाइज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो शो फंक्शन है उसमें नेम भी डिस्प्ले हो रहा है और पार्ट भी डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह आप एरे ऑफ 1 0 के लिए शो फंक्शन कॉल कर सकते हैं जो उसके नेम में पड़ा होगा और जो उसके पार्ट में पड़ा। तो अगर आप ये वाला चेक करेंगे 1 2 3, तो आपने 1 2 3 में ना नेम को कुछ असाइन किया है और ना ही पार्ट को कुछ असाइन किया है, इसका मतलब है गार्बेज वैल्यू ही आपके पास डिस्प्ले, ठीक है। तो इस तरह से ये कोड आपका काम करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है बजाय इसके कि आप तमाम कोड एक ही फाइल में लिखें, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है मेन फंक्शन भी इधर ही है और आपकी जो क्लास दिन है वो भी एक फाइल के अंदर, आप मल्टीपल फाइल्स में अपने कोड को डिवाइड कर सकते हो। और आपने जो लेक्चर्स मैंने आपको कराए हैं उस पर आपने चेक भी किया होगा
कि अलग अलग क्लासेस को अलग अलग क्लास में डिफाइन किया है। तो आप ये भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? आप उसके लिए मैंने चूज किया है क्यूब और रेक्टेंगल वाला एग्जाम्पल। अगर आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल क्लास बनाई थी, क्लास रेक्टेंगल। उसमें था विड्थ और लेंथ। रेक्टेंगल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में विड्थ 0 और लेंथ को भी 0 किया है। उसके बाद जाके रेक्टेंगल का टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, विड्थ w, लेंथ इज इक्वल टू l। उसके बाद एरिया फाइंड किया, विड्थ इज टू लेंथ। तो ये है रेक्टेंगल क्लास की कोडिंग। जब आप इस फाइल में रेक्टेंगल क्लास की कोडिंग कर लेंगे, तो अब आपने इसको सेव करना है किस नाम से? रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल डॉट एच नाम से। ठीक है, जो क्लास है उसी नेम से, राइट, उसी नेम से आपने उसको सेव करना है, लेकिन डॉट एच लिखना है। यानी कि स्टोर करते वक्त, सेव करते वक्त आपने उसका जो हेडर फाइल है या जो स्टोरेज क्लास है इसका, वो मेंशन करना है डॉट एच, डॉट सीपीपी नहीं बल्कि डॉट एच। और इसको आपने जिस फाइल में आपका मेन फंक्शन है, उसी फाइल में आपने इसी रेक्टेंगल फाइल को, डॉट एच फाइल को स्टोर करना है। अब इस क्लास से डिराइव करना है क्लास क्यूब। अब ये एक और फाइल ओपन करेंगे, उसमें क्लास क्यूब की कोडिंग लिखेंगे। अब ये है क्लास क्यूब और इसको डिराइव करेंगे पब्लिकली फ्रॉम रेक्टेंगल। अब कंपाइलर आपको एरर देगा, व्हाट इज रेक्टेंगल। अब आपने करना क्या है, आपने जिस तरह ऊपर लिखा है हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इसके साथ ही आपने लिखना है हैश इंक्लूड रेक्टेंगल डॉट एच। जो रेक्टेंगल डॉट एच की कोडिंग है, तो वो यहाँ पर ऊपर पेस्ट कर लेगा कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर को बिल्कुल इस तरह से नजर आएगा जैसे क्लास क्यूब के फौरन ऊपर क्लास रेक्टेंगल की कोडिंग है, लेकिन वो तब होगा जब आप हैश इंक्लूड रेक्टेंगल डॉट एच लिखेंगे। लेकिन चूंकि ये जो डॉट एच फाइल है, ये आपके अपने ही फोल्डर में पड़ी है। ये बिल्ट इन जो डॉट एच फाइल्स हैं वो आई स्ट्रीम उसकी तरह नहीं है, ये आपने खुद क्रिएट किया है और आपके अपने ही मेन फोल्डर में जहाँ पे मेन फंक्शन है वहाँ पे स्टोर है। तो इसलिए आपने सिर्फ एंगल ब्रैकेट नहीं यूज करने, बल्कि आपने डबल कोट्स और डबल कोट्स यूज करने। इस तरह से इसको हमने इंक्लूड करना है। अगर आप इंक्लूड नहीं करेंगे तो कंपाइलर आपको एरर देगा कि ये रेक्टेंगल क्या चीज़ है और ये कहाँ पर डिफाइन है। अब क्लास क्यूब की कोडिंग स्टार्ट कर लें। डबल वॉल्यूम और हाइट है यहाँ पर। क्यूब में वॉल्यूम को 0 किया, हाइट को 0 किया। उसके बाद क्यूब का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और कंस्ट्रक्टर को हम तीन चीज़ें पास कर रहे हैं, विड्थ, लेंथ और हाइट। उसमें से विड्थ और लेंथ ऊपर वाले रेक्टेंगल क्लास को मिल जाएंगी और जो हाइट है वो एच की वैल्यू, एच जो है वो इस क्लास में हाइट को मिल जाएगा। फिर आप वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, वॉल्यूम इज एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। और एरिया कौन सा फंक्शन है? एरिया फंक्शन यहाँ पर डिफाइन है रेक्टेंगल क्लास में, और उसको क्यूब क्लास कॉल कर सकता है। क्यों? क्योंकि क्यूब क्लास जो है वो रेक्टेंगल क्लास से डिराइव है। तो एरिया वहां से कैलकुलेट होगा, विड्थ इनटू लेंथ, और उसके बाद जो रिटर्न होगा उससे हाइट को भी मल्टीप्लाई कर। तो ये दोनों क्लासेस हैं और दोनों क्लासेस को आपने सेव करना है अलग अलग फाइल। और इस फाइल का चूंकि ये क्लास क्यूब है तो इसका नाम आप रखेंगे क्यूब डॉट एच। और ये भी जिस जिस फोल्डर में आपका मेन फंक्शन पड़ा होगा, इसको भी आपने वहीं पर रखना है। अब हम वापस आ जाते हैं मेन फंक्शन में। अब मेन फंक्शन में आपने लिखना है इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब आपने इसमें इंक्लूड करना है किस फाइल को? जो आपकी रिसेंट फाइल है, सबसे आखिरी क्लास क्यूब। तो क्यूब डॉट एच को आप इंक्लूड कर देंगे। अब आप जब लिखेंगे क्यूब मेन में क्यूब C1, तो कंपाइलर आपको एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि क्यूब क्या चीज़ है, क्यूब को क्यूब डॉट एच को आपने इंक्लूड कर दिया है। तो कंपाइलर आपको एरर नहीं देगा कि क्यूब क्या चीज़ है, और क्यूब में ऑलरेडी सब कुछ डिफाइन है। और क्यूब को ज़रूरत थी रेक्टेंगल क्लास की, तो वो रेक्टेंगल क्लास जो है वो हमने क्यूब में इंक्लूड कर दी है। तो क्यूब क्लास में भी कोई टेंशन नहीं होगी। मेन में हम क्यूब का ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो है क्यूब क्लास को इंक्लूड कर देंगे। क्यूब C1 और 3 वैल्यूज पास कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर 5 5, राइट। अब क्या होगा, ये जो कंस्ट्रक्टर है उसको मिल जाएगी वेट और लेंथ कैलकुलेट हो जाएंगे, और उसके बाद वो एरिया रिटर्न होके हाइट से मल्टीप्लाई होगी, और तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। उसके बाद आपने C1 का वॉल्यूम फंक्शन कॉल करना है। तो इस फाइल में सिर्फ और सिर्फ मैन की कोडिंग है। बाकी कोडिंग जो है क्लासेस की, एक क्यूब डॉट एच में है और एक रेक्टेंगल डॉट एच में है। अब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, राइट, तो आपको 125 शो होगा। तीनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो आपको शो होगा, राइट। अब दूसरी चीज जो मैं आपको बताऊं वो ये है, फॉर एग्जांपल अगर कोई गलती से हैश इंक्लूड क्यूब डॉट एच लिख रहा है और साथ में ये भी लिख रहा है हैश इंक्लूड रेक्टेंगल डॉट एच को भी इंक्लूड कर दिया है,
राइट, क्योंकि ये भी एक फाइल है, ये भी तो मेन में इंक्लूड होनी चाहिए, जो क्योंकि ऑलरेडी हम रेक्टेंगल क्लास को क्यूब को ज़रूरत थी और क्यूब में इंक्लूड कर दिया, लेकिन अगर कोई यहाँ पर दोबारा इंक्लूड करेगा, तो अगर आप इस कोड को रन करेंगे, राइट, तो यहाँ पर आपको एरर देगा रीडेफिनिशन ऑफ क्लास रेक्टेंगल। कि आप इसको 2 बार क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, या आप इसका मतलब है एक दफ़ा इंक्लूड किया तो वो क्यूब क्लास के ऊपर इंक्लूड हो गया, जब आपने दोबारा इंक्लूड किया अब मेन के ऊपर दोबारा इंक्लूड होगा, तो इसका मतलब है रीडेफिनिशन ऑफ क्लास रेक्टेंगल। तो मेन के ऊपर अब क्या कुछ नजर आएगा, रेक्टेंगल क्लास और क्यूब के, और उसके बाद क्यूब क्लास, ठीक है, ये दोनों इंक्लूड होंगे यहाँ पर ऊपर। लेकिन जब आप क्यूब क्लास में जाएंगे तो क्यूब क्लास में अगेन रेक्टेंगल क्लास जो है वो रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर कंपाइलर आपको एरर देगा। तो इसीलिए अगर आपने बाज जो डॉट एच फाइल्स हैं उसमें चेक किया होगा, उसमें ये वाला टर्म यूज होता है, इफ डिफाइन, इफ नॉट डिफाइंड रेक्टेंगल अंडरस्कोर एच, इसका ये सिंटैक्स है कि अगर जो रेक्टेंगल डॉट एच फाइल है, अगर ये पहले कहीं नहीं इंक्लूड, फिर आपने उसको डिफाइन कर देना, हैज डिफाइन रेक्टेंगल अंडरस्कोर एच और एंड इफ। तो ये जो चेक है ये इंश्योर कराता है कि अगर एक दफ़ा क्लास रेक्टेंगल पहले किसी क्लास में इंक्लूड हो चुकी है, तो हम इस क्लास को दोबारा इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके लिए फिर यूज होता है इफ नॉट डिफाइंड रेक्टेंगल अंडरस्कोर एच बिफोर, देन डिफाइन रेक्टेंगल अंडरस्कोर एच फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जब क्यूब डॉट एच फॉर द फर्स्ट टाइम इसको इंक्लूड करेगा रेक्टेंगल डॉट एच को, क्योंकि यही फर्स्ट टाइम इंक्लूड करेगा, तो एरर नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये चेक करेगा नॉट डिफाइंड, जी नॉट डिफाइंड है तो रेक्टेंगल क्लास क्यूब क्लास में इंक्लूड हो जाएगी। लेकिन अगेन जब मेन फंक्शन इंक्लूड करेगा एच इंक्लूड रेक्टेंगल डॉट एच, जब दोबारा यहाँ पर आएगा तो वो ऑलरेडी एक दफा हो चुका होगा। अब इफ नॉट डिफाइंड की वजह से, इस स्टेटमेंट की वजह से ये दोबारा से डिफाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट यही है, अगर नहीं डिफाइंड फिर इसको दोबारा डिफाइन करना है। एक दफा अगर ये क्लास रेक्टेंगल कहीं किसी क्लास में डिफाइन हो चुकी है, तो उसके बाद जाके मेन क्लास में अगेन इसको रीडिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है, राइट। अच्छा, अब अगर आप दोबारा आ जाएं मेन में, राइट, तो अब यहाँ पर एच इंक्लूड मौजूद है, राइट। तो वेट करें, क्यूब डॉट एच रेक्टेंगल डॉट एच और मेन डॉट, अब यहाँ पर अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। और वॉल्यूम जो है वो मुझे 125 शो हो रहा है, वॉल्यूम इज 125, कोई एरर हमें नहीं, राइट। तो जो हमारे पास कोड है उसमें अगेन स्टेटमेंट मौजूद है एच इंक्लूड रेक्टेंगल डॉट एच, लेकिन हमें अब एरर नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि हमने ये वाली स्टेटमेंट ऑन कर दी। तो इसीलिए आपको जो भी डॉट एच फाइल आप लिखते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि उसमें ये वाली स्टेटमेंट जरूर लिखें। अब क्यूब डॉट एच में नहीं है ये वाली स्टेटमेंट, तो आप क्यूब डॉट एच में भी ये वाली स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि कोई गलती से क्यूब डॉट एच को भी आगे अगर मोर इनहेरिटेंस होगी excuse me, तो कोई गलती से क्यूब डॉट एच को भी बार बार इंक्लूड कर सकता है। तो जो भी आपकी डॉट एच फाइल होगी उसके शुरू में अच्छी प्रैक्टिस है कि आप ये वाली स्टेटमेंट इफ नॉट डिफाइंड दिस क्लास देन डिफाइन दिस क्लास, वो जो भी क्लास जो भी नाम, ठीक है। तो ये मेथड है, ये तीनों फाइल्स मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगा, इन तीनों को आप एक ही फाइल में रखें फोल्डर में, और फिर आप इसको एग्जीक्यूट करें तो ये मेन प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा विदाउट एनी, ठीक है। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि तीनों आपकी फाइल्स जो है वो एक ही फोल्डर में होने चाहिए, फिर आप मेन डॉट सीपीपी को रन करें तो ये रन हो जाएगा, राइट। तो ये था दूसरा टॉपिक जो मैं डिस्कस